तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी ग्रुप में। हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम के सिद्धांत, और इसके अंदर हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लिया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो अगर कोई दोस्त मेरा नया जुड़ा हो तो वह जाके पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत देख ले, और उसके बाद में ये वाला सिद्धांत उसे आराम से समझ में आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये किस प्रकार से, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है, यानी उसी से इसको प्रेरणा मिली थी। अब देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। ठीक है, अब स्किनर का जन्म हुआ था 1904 में। ठीक है, और 1990 में रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनका पूरा नाम, आप बी एफ स्किनर बोलते हैं तो पूरा नाम एक बार देख लीजिएगा, जानकारी के लिए है, बुर्ह फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, अब आगे जो है इनकी जानकारी है कि ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान था वो अमेरिका था, और कार्यस्थल भी अमेरिका ही रहा। अब देखिए आगे कि स्किनर के जो प्रोफेशन थे वो कौन कौन से थे। मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी थे, लेखक थे, आविष्कारक थे, सामाजिक और दार्शनिक। इस प्रकार से ये इनके प्रोफेशन है। ठीक है, अब देखिए आगे इस सिद्धांत के अन्य नाम, ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में आते रहते हैं कि अन्य नाम क्या है, यानी कोई और दूसरा नाम आ जाए इस सिद्धांत का और पूछे कि ये किसने दिया, तो हमें अन्य नाम ध्यान होने चाहिए। तो देखिएगा, तो अन्य नाम देखिए यहाँ पर, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत सबसे पहला नाम ये दिखाया है। ठीक है, फिर है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, तीसरा नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपन पुनर्बलन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, आर एस थ्योरी, आर आर थ्योरी का मतलब हो गया यहाँ पर रेस्पॉन्स रेनफोर्समेंटल थ्योरी। ठीक है, और ये है आर टाइप अनुबंधन। तो इन सभी नामों का जो अर्थ है, या फिर ये सभी नाम एक ही अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन सब को समझने के लिए पहले हम सिद्धांत को समझेंगे, तो अपने आप ये सारे के सारे नाम आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो देखिए अब आगे चलते हैं अपन। तो स्किनर ने दो जानवरों के ऊपर प्रयोग किए थे, एक तो चूहे पर किया था और एक कबूतर पे किया था। ठीक है, तो चूहे पर किया था वो था 1938 में। ठीक है, 1938 ईस्वी में स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, ये पहला प्रयोग हुआ। और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था 1943 ईस्वी में। और कबूतर के ऊपर भी दो प्रयोग बताए जाते हैं, यानी कुछ किताबों में बताए गए हैं दो प्रयोग। ठीक है, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखें कि 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया गया था। आगे देखिए इनकी बुक्स। तो स्किनर की बुक्स, जो फेमस बुक्स है वो देखिए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये 1938 में लिखी गई थी। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये 1953 की है। ठीक है, वर्बल बिहेवियर, ये 1957 की है। तो आप इनका नाम एक बार नज़र अच्छी तरह से ध्यान रखें, और ये परीक्षाओं में पूछ भी लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे बुक्स के नाम, और इनके सन सन फिर भी याद हो गया ना हो, लेकिन ये किताबों के नाम थोड़े याद रखें। तो देखिएगा, प्रयोग यहाँ पर स्किनर का पहला प्रयोग जो चूहे पर किया गया था, स्किनर का चूहे पर प्रयोग 1938 ईस्वी। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर चित्र दे रखा है किस प्रकार से चूहा दिख रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, और यहाँ पर उसके जो पुनर्बलन है, या फिर जो भोजन है वो भी दिख रहा है आपको। यहाँ पे दो लाइट दिख रही होगी, और यहाँ पर एक लीवर, और यहाँ पे भोजन की ट्रे। तो ये एक चित्र है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम सिद्धांत को पढ़ेंगे। स्किनर ने अपने प्रयोग हेतु एक भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में रखा। चूहा इधर उधर घूम सकता था। ठीक है, यानी इधर उधर घूम सकता था उसमें, बॉक्स में, जिसका बॉक्स की दीवार में एक लीवर लगा हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तीर का निशान है, नीचे की साइड में लिखना पड़ा था। बॉक्स की दीवार में एक लीवर लगा हुआ था जिसका संबंध एक भोजन के पात्र से था। ठीक है, अब देखिएगा, इसको मैं समझाता हूँ ऊपर चित्र में। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ये बॉक्स, इसको बोलते हैं स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स के अंदर इस चूहे को रखा गया। इस चूहे को ये अंदर घूम सकता है। ठीक है, पूरे बॉक्स के अंदर घूम सकता है, एक पिंजरा बना दिया इसके लिए। अब इसके अंदर देखो फैसिलिटी भी अलग अलग टाइप से, यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पे दो लाइट, रेड लाइट और ग्रीन लाइट, और यहाँ पे लीवर है। ठीक है, और ये क्या है, फूड ट्रे। जब भी ये चूहा प्रतिक्रिया करेगा इसके अंदर बहुत सारी, इसको पता नहीं है कि बाहर भोजन है। यही थॉर्नडाइक के और इसके प्रयोग, जो स्किनर का प्रयोग है, इसमें फ़र्क है। यहाँ ये फ़र्क है कि बिल्ली को तो भोजन दिख रहा था, मछली का टुकड़ा दिख रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूहे को कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पर चूहे चूहे को बस बंद करके रखा है एक बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आवाज़ भी नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि इस चूहे को छोड़ दिया गया, ये प्रतिक्रियाएं कर रहा था अलग अलग। अब गलती से इसके यहाँ पर, इस जो लीवर है इसके ऊपर इसका पैर लग गया। अब पैर लगने पर क्या हुआ कि यहाँ पर फूड ट्रे, इस प्रकार से ये एक यंत्र बनाया गया था कि इस लीवर के ऊपर जैसे ही ये अपना कुछ भी पैर लगाएगा या फिर इसको दबाएगा, तो यहाँ से भोजन निकल कर इस ट्रे के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये एक बनाया गया था, ये पूरा एक सेटअप तैयार किया गया था। अब इसके अंदर क्या हुआ कि चूहा जैसे इसके
लीवर के ऊपर पैर रखेगा तो यहाँ से आवाज़ आएगी, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइट जलेगी। इस प्रकार से इसको क्या है एक तैयार हो जाता है पूरा एक माहौल कि भाई इसके ऊपर तैयार लीवर के ऊपर पैर लगाते ही अपने को रेड यहाँ पे ग्रीन लाइट जलती हुई दिखेगी और लीवर में से आवाज़ आएगी और भोजन प्राप्त हो जाएगा। तीनों क्रियाएं एक साथ हो जाएगी। तो इसको क्या है, इस चीज़ का अधिगम हो गया। अब अधिगम कैसे हुआ कि इसने इस पूरे पिंजरे के अंदर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दर्शाई। दर्शाने के बाद में ये जैसे लीवर के ऊपर पैर रखता है, इसको भोजन प्राप्त होता है और ये दोनों चीज़ें एक साथ कार्य कर रही है। तो इसका इस चीज़ के ऊपर फोकस हो गया। अब फोकस होने पर क्या हुआ, ये अगली बार जब भी इसको भोजन की प्राप्ति करनी होगी तो फिर वापस ये सीधा आएगा और कम समय लगेगा इस बार इसको, क्योंकि ये समझ चुका है कि इस एरिया के अंदर ही अपना भोजन प्राप्त हो रहा है। तो ये इस साइड में तो प्रतिक्रिया दर्शाएगा ही नहीं अब, तो इसका समय आधा हो जाएगा, फिर इससे और समय कम लगेगा। तो ऐसे करके अधिगम कर लेगा कि इस लीवर को दबाने पर ही मेरे को भोजन प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों ये था इसका स्किनर का प्रयोग। अब इसके अंदर देखिए थॉर्नडाइक के और इसके अंदर आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। उसके अंदर इसको मछली का टुकड़ा दिखाई दे रहा था, यानी बिल्ली को मछली का टुकड़ा दिखाई दे रहा था, इसके अंदर इसको भोजन दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब देखिए लीवर के नीचे एक प्लेट थी। जब चूहा इधर उधर घूमकर फर्श को सूंघने एवं दीवार को दांत से काटने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक उसका पैर लीवर पर लगा, जिससे भोजन की प्लेट में एक गोली भोजन प्लेट में आ गई, जिसे चूहे ने खा लिया। बाद में चूहे ने अन्वेषी व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया और लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख गया। यानी वह बार बार में उस प्रकार का व्यवहार करना सीख गया, और वह व्यवहार सीखेगा तो उसको भोजन प्राप्त होगा। उसको पता है, अधिगम कर चुका है वो इस चीज़ का कि अपन लीवर पे पैर लगाएंगे अपने को भोजन प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को वो समझ चुका था। तो इस प्रकार से उसको भोजन प्राप्ति का ये अधिगम हो चुका था। तो ये था चूहे का प्रयोग। अब इसके अंदर कुछ फैक्ट और हैं, अर्थात लीवर दबाने की प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, जिसका परिणाम भोजन प्राप्ति। यानी ये जो इतनी प्रक्रिया हुई, यानी बिना किसी उद्दीपक को देखे हुए उसने भोजन की प्राप्ति कर ली। उसके अंदर एक पुनर्बलन उत्पन्न हुआ, यानी पुनर्बलन वहाँ से मिला, उसको भोजन प्राप्त हुआ तो सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। फिर उसने वापस प्रक्रियाएं दर्शाई, तो ये क्या हुआ, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। उसने जो अनुक्रिया दर्शाई वो क्या है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, तो जिसका परिणाम भोजन प्राप्ति था। लीवर दबाने की प्रक्रिया अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने के निमित्त है, इसलिए इसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आगे ये बात समझ में, मैंने भी बताया था आप लोगों को यहाँ पर अन्य नाम के अंदर कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, साधन अनुबंधन का, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। ये सब के सब अभी नाम आपके क्लियर हो जाएंगे पूरे सिद्धांत से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर लीवर दबाने की प्रक्रिया अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने के निमित्त है, इसलिए इसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये भोजन के निमित्त थी ये प्रक्रिया, कि उसने जितनी भी क्रिया करी वो एक भोजन प्राप्त करने के लिए की थी। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि अपने जो रियल लाइफ में कौन से जो एग्जाम्पल है जो इससे संबंधित है। मोबाइल चलाना, टीवी चलाना, ये दोनों उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक से है, ठीक है। एक तरह से देख सकते हैं कि भाई मोबाइल चलाते हैं अपन, मोबाइल चलाना कोई सिखाता है क्या, कोई नहीं सिखाता। मोबाइल दे दीजिए किसी के भी हाथ में, अपने आप चलाना सीख जाता है। कोई कोर्स थोड़ी ना करके आता है, कोई स्कूलों में पढ़ाई थोड़ी ना जाता है कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है, ठीक है। तो टीवी चलाना ये भी कोई नहीं सिखाता अपने को, अपन अपने आप चैनल जो भी चैनल अपने वो सीख जाते हैं चलाना, ठीक है। तो अब देखिए आगे, ये एक और चित्र आप लोगों के लिए है जिसके अंदर अंदर की जो भी क्रियाएं थी वो दिखाई गई है। उस चित्र के अंदर दिख रहा नहीं था पूरा अंदर तक। तो यहाँ पर स्पीकर, लाइट और ये बार यानी लीवर, फूड डिस्प्ले, यहाँ पे ये ट्रे है, ठीक है, यानी जिसके अंदर भोजन प्राप्त हो रहा था उसको। तो ये सब इसके अंदर जो अंदर की चित्र है, प्रक्रिया है, वो पूरी दिखाई गई है। देखिए आगे, अब हमारा जो टॉपिक क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ। इतनी देर से हम प्रयोग को समझ रहे हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो ये शब्द है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो जो स्किनर ने अर्थ निकाला लास्ट में, जो कंक्लूजन था इसका, वो देखिए। उपयुक्त प्रयोग के द्वारा स्किनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यवहार की पुनरावृत्ति व परिमार्जन उसके परिणामों के द्वारा निर्देशित होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यवहार कर रहे हैं अपन, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, वह परिमार्जन करेंगे। जैसे चूहा इधर व्यवहार कर रहा था खुद का, कोई भी अनुक्रियाएं कर रहा था पुनरावृत्ति करने की, ठीक है। तो पुनरावृत्ति व परिमार्जन उसके परिणामों के द्वारा, यानी जो उसका परिणाम है भोजन प्राप्ति, जैसे इस चूहे का परिणाम था भी कि उसको अगर परिणाम मिला तभी तो उसने अगली अनुक्रिया की, वैसे ही अपने को अगर प्रोत्साहन या पुनर्बलन या परिणाम मिल जाए तो हम हमारे व्यवहार के अंदर पुनरावृत्ति या परिमार्जन कर पाएंगे, ठीक है। अर्थात व्यक्ति के व्यवहार को बनाए रखना उसके परिणाम पर निर्भर करता है। अगर परिणाम अच्छा होगा तो व्यक्ति का व्यवहार बना रहेगा, और परिणाम खराब हुआ तो वो अनुक्रियाएं नहीं दर्शाएगा, ठीक है। तो ये था इसका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ, ठीक है।
इस प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाती है। यानी ये जो प्रक्रिया थी अभी चूहे की इतनी भोजन प्राप्त करने की, लीवर दबाने की जो भी प्रक्रिया थी, वो सब सीखने की प्रक्रिया, व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाती है। तो ये था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संपूर्ण अर्थ। हमारा दूसरा प्रयोग था स्किनर का कबूतर पर प्रयोग, 1943 में किया गया था। तो स्किनर ने सोचा कि भाई चूहा अगर ये प्रतिक्रिया दर्शा रहा है तो दूसरे और किसी पशु पक्षी पर भी दर्शाया जाए। तो देखिएगा क्या था प्रयोग, स्किनर का कबूतर पर एक प्रयोग था, 1943 में किया गया था। ये चित्र आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से इसके लिए एक केस या फिर एक बॉक्स बनाया गया था जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेड लाइट, यहाँ पर ग्रीन लाइट और यहाँ पर एक की है। ठीक है, ये बटन बना हुआ है एक, और ये क्या है, यहाँ से फूड ट्रे है। ठीक है, फूड ट्रे के अंदर खाना आता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी थ्योरी है वो समझते हैं। स्किनर ने चूहे के समान ही कबूतर को भी स्किनर बॉक्स में रखा। ठीक है, स्किनर बॉक्स में रखा किसको, कबूतर को। कबूतर के एक विशेष स्थान पर चोंच मारने पर उसे उद्दीपन के रूप में भोजन प्राप्त होता था। यानी ये जो यहाँ पर ये अभी मैंने बताया था, एक की है, यहाँ पे एक बटन है, इस बटन के ऊपर जैसे ही चोंच मारता था ना ये कबूतर, तो यहाँ पर भोजन प्राप्त हो जाता था। तो ये क्या है, स्किनर का कबूतर का प्रयोग था। तो ये करना ये जो कबूतर था वो सीख गया। शुरुआत में कबूतर ने इस प्रक्रिया में अधिक समय लिया, धीरे धीरे बाद में वह इस कार्य में निपुण हो गया। यानी कम समय लेने लगा, निपुण हो गया। इस प्रकार कबूतर ने अनुक्रिया के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना सीख लिया, यानी भोजन प्राप्त करना सीख लिया। ये था कबूतर का प्रयोग। अब जानिएगा इन नामों के अर्थ क्या है। मैंने आपको बताया था एसआर थ्योरी कौन सी थी, वो थॉर्नडाइक की थी, क्योंकि उसमें उद्दीपक पहले था और रेस्पॉन्स बाद में आ रहा था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, रेस्पॉन्स तो पहले कर रहा है, अनुक्रिया पहले कर रहा है और बाद में उसको उद्दीपक प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, उल्टा हो जाएगा इसका, यानी जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था उसका विपरीत है ये। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन, क्योंकि चूहा जो प्रतिक्रियाएं कर रहा है उसके अंदर सक्रिय है, पहले कार्य कर रहा है, फिर बाद में अनुबंधन किससे, उसका भोजन से अनुबंधन सक्रिय अनुबंधन कहलाएगा, क्योंकि वो सक्रिय है कार्य करने में और बाद में अनुबंधित क्रिया करेगा। यानी वो भोजन से बंध गया एक तरह से। कैसे कि जब भी भोजन मिलेगा वो फिर बाद में वापस प्रतिक्रिया करेगा, उसी प्रकार की। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता यानी कार्य करना ही पड़ेगा आपको, पहले कार्य करेगा बाद में उसको उसका परिणाम मिलेगा। तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत इस वजह से कहलाया। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत क्या, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि भोजन के निमित्त अनुबंधन था। ठीक है, भोजन के निमित्त उसने कार्य किया था, इसलिए नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहलाएगा। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक कि भाई उसने साधन क्या, एक साधन क्या बना अपना, भोजन। ठीक है, भोजन उसका साधन बना बीच का। और अनुबंधन का सिद्धांत, ये सारा जो भी प्रक्रिया थी वो भोजन के लिए की थी उसने। उद्दीपन पुनर्बलन का सिद्धांत, पहले तो देखो क्या हुआ इसके अंदर कि भाई उसने भोजन प्राप्त किया, तो भोजन प्राप्त करना, अनुक्रिया के बीच में अगर कोई भोजन प्राप्त, अनुक्रिया के बीच में अगर कोई भी उद्दीपक मिलता है या फिर अनुक्रिया के बाद में कोई उद्दीपक मिलता है तो उसे हम कहते हैं पुनर्बलन। ठीक है, और पहले मिलता है तब उसको उद्दीपक बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रेरक या उद्दीपक पहले, अनुक्रिया से पहले हमें दिख रहा है तब। ठीक है, और अनुक्रिया करते हुए या अनुक्रिया करने के बाद में अगर कुछ हमें उद्दीपक मिलता है उसे हम पुनर्बलन कहते हैं। तो उद्दीपन पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाएगा। फिर अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, क्योंकि ये क्रम के अंदर ये प्रक्रिया हुई है पूरी। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में हुई है ये प्रक्रिया और एक क्रमबद्ध हुई है। ठीक है, क्रमबद्ध प्रक्रिया थी पूरी, इसलिए इसको विक्रमित अनुदेशन सिद्धांत कहते हैं। फिर है आर थ्योरी, तो ये बता ही दिया मैंने आपको। आर टाइप अनुबंधन, तो आर टाइप अनुबंधन, आर का मतलब हो गया रेस्पॉन्स, यानी अनुक्रिया पे आधारित है ये। ठीक है, अनुक्रिया पे आधारित अनुबंधन था ये। तो इसलिए सारे नाम आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये थे अन्य नाम जो मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब जो हमने अभी प्रयोग पढ़े थे पूरे, ठीक है, दोनों प्रयोग पढ़े, कबूतर वाला और चूहे वाला, पूरा सिद्धांत पढ़ लिया। अब उसके बाद में जो उसके कंक्लूजन निकले हैं, उसके जो स्किनर ने नोटिस किया है वो क्या क्या बात है, और स्किनर ने तो किया जो किया, और अब जो किताबें लिखी जा रही है उसके अंदर क्या क्या नोटिस हुआ है। तो स्किनर ने थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में बदल दिया, यानी एस आर थ्योरी को आर एस थ्योरी में बदल दिया। तो ये था स्किनर का सिद्धांत। फिर है स्किनर ने बताया कि बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया होती है। यानी अब मैंने आपको अभी इतनी देर से समझाया कि उद्दीपक अगर पहले मिलता है, अनुक्रिया से पहले मिले, तो उसे उद्दीपक कहेंगे या प्रेरक कहेंगे। ठीक है, उसको देखकर अपन अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, लेकिन अनुक्रिया के बीच में, यानी अनुक्रिया कर चुके हम आदि, तो अब बची है जिसके बीच में या फिर लास्ट में अनुक्रिया के, और हमें कुछ उद्दीपक या फिर कुछ मिलता है। ठीक है, तो उसे पुनर्बलन कहते हैं, यानी प्रोत्साहन मिल रहा है हमें उस चीज़ में। स्किनर ने बताया कि बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया होती है, उसने ये सिद्ध कर दिया, जबकि बाद में उद्दीपक पुनर्बलन देने पर अनुक्रिया प्रभावित होती है। कैसे कि मान लीजिए कि अभी चूहे को हम भोजन ना देते, ठीक है, वो घूमता ही रहता, तो एक टाइम ऐसा आता कि वो थक करके बैठ जाता और कोई अनुक्रिया नहीं करता।
लेकिन जैसे उसने भोजन की प्राप्ति कर ली, ठीक है, लीवर के ऊपर पैर पड़ा, उसके पास ऑप्शन था, ठीक है, और उसको भोजन प्राप्त हुआ। भोजन प्राप्त होने के बाद में उसमें सकारात्मक पुनर्बलन मिला कि भोजन प्राप्त हुआ है तो वापस ऐसी अनुक्रिया करेंगे तो भोजन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये पुनर्बलन की क्रिया थी। अब देखिए दोस्तों, स्किनर के द्वारा कुछ मुख्य परिणाम निकाले गए थे, देखिएगा। तो स्किनर के द्वारा दिए गए कुछ मुख्य परिणाम। अब मुख्य परिणाम क्या क्या है, ये कंक्लूजन है लास्ट का, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या परिणाम आए। इतना तो सिद्धांत हमने पढ़ लिया, इसके पूरे परिचय को पढ़ लिया, लेकिन अब ये है कि भाई परिणाम क्या है, ठीक है। परिणाम के बाद में आता है शैक्षिक महत्व। अब परिणाम देखते हैं पहले कि व्यवहार। सबसे पहले व्यवहार, इसने बोला कि 2 प्रकार का व्यवहार होता है, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया में उसने देखा तो 2 प्रकार के व्यवहार बताए। पहला प्रतिवादित व्यवहार या अनुक्रियात्मक व्यवहार, रेस्पोंडेंट बिहेवियर, ठीक है। दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार, ठीक है। क्रिया प्रसूत व्यवहार जिसके ऊपर इसने कार्य किया था वो वाला व्यवहार है, ठीक है। इन दोनों के अंदर से अगर कोई पूछे कि स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया, तो क्रिया प्रसूत व्यवहार पर स्किनर ने प्रयोग किया था। तो प्रतिवादित व्यवहार या अनुक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार, इन दोनों के अंदर हम देखते हैं क्या क्या अंतर है। तो देखिए, प्रतिवादित व्यवहार या अनुक्रियात्मक व्यवहार किसे कहते हैं। इसमें अनैच्छिक क्रियाएं आती है जो क्रिया उद्दीपन के माध्यम से होती है, यानी जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ना, वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि भोजन को देखकर लार का आना, ठीक है, ये पावलोव का सिद्धांत इसके अंदर आएगा। आपको समझ में आ गया कि पहले उद्दीपक दिख रहा है, भाई उद्दीपन के माध्यम से अनुक्रिया होगी, लेकिन यहाँ पे उद्दीपक दिख ही नहीं रहा था। अभी पूरे चूहे वाले प्रयोग में हमने देखा कि उसको भोजन दिख ही नहीं रहा, फिर भी वो अनुक्रिया कर रहा है। इसमें ऐच्छिक क्रियाएं आती है, बिना किसी उद्दीपन के होने वाली क्रिया, ठीक है। तो स्किनर ने इसी के ऊपर काम किया था। तो परीक्षा में पूछ लिया जाए कि क्रिया प्रसूत व्यवहार किस सिद्धांत के अंदर प्रयोग किया गया था, तो स्किनर के सिद्धांत में प्रयोग किया गया था। अब देखिए, इसके अंदर उदाहरण भी समझ लेते हैं कि हाथ पैरों का चलाना, ठीक है। भाई चूहे ने हाथ पैरों को चलाया, क्यों? क्योंकि वो पिंजरे में बंद था, वो सोचा कि कैसे तो खुलेगा। तो उसको अगर पिंजरा नहीं खुला लेकिन लीवर के ऊपर पैर लग के उसे भोजन प्राप्त हो रहा है, तो ये हाथ पैरों को चलाना है। उसको पता नहीं था कि भोजन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसको उसका लक्ष्य मिल गया। तो देखिए आगे, इसकी ने इसी सिद्धांत को आधार माना, ठीक है, इसी को सीखने का आधार माना था कि क्रिया प्रसूत के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो सीखने वाला है वो सीख सकता है। दूसरा, स्किनर ने बताया कि अनुक्रिया भी 2 प्रकार की होती है। अब अनुक्रिया कैसे 2 प्रकार की होगी, एक तो होगी प्रकाशित अनुक्रिया, दूसरी है उत्सर्जित अनुक्रिया। अब प्रकाशित अनुक्रिया को समझना पड़ेगा और फिर उत्सर्जित को भी समझना पड़ेगा। तो देखिए, प्रकाशित अनुक्रिया क्या है यहाँ पर कि स्पष्ट उद्दीपक के होने पर अनुक्रिया करना, वही सेम टू सेम बात है जो भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि स्पष्ट उद्दीपक हमारे सामने होगा तो ही अनुक्रिया होगी, तो प्रकाशित अनुक्रिया होगी, ठीक है। और यहाँ पर उत्सर्जित अनुक्रिया का मतलब क्या है कि स्पष्ट उद्दीपक नहीं होता, बल्कि अनुक्रिया के तुरंत बाद उद्दीपक या पुनर्बलन दिया जाता है, तो उत्सर्जित अनुक्रिया कहलाती है। तो ये अनुक्रिया बताई गई है कि प्रकाशित अनुक्रिया, प्रकाश कहने का मतलब है कि प्रकाश पड़ेगा तो आंखें क्या होती है, आंखें झपक जाती है, ठीक है, पलकें झपकने लग जाती है, बंद हो जाती है, क्यों? प्रकाशित अनुक्रिया है कि एक स्पष्ट उद्दीपक क्या हुआ, सूरज, ठीक है, और हमारी आंखों के द्वारा क्या की गई, अनुक्रिया। तो ये चीज़ क्या है, प्रकाशित अनुक्रिया। उत्सर्जित अनुक्रिया का मतलब है, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी वो अनुक्रिया कर चुका, अनुक्रिया करके बाहर निकलने वाला है जब उसको उद्दीपक मिलता है, पुनर्बलन दिया जाता है। तो ये क्या है, प्रकाशित अनुक्रिया और उत्सर्जित अनुक्रिया। अब देखते हैं आगे, अनुबंधन। तो दोस्तों, स्किनर ने अनुबंधन के बारे में बताया कि अनुबंधन भी 2 प्रकार का होता है। कैसे होता है कि एक तो होता है उद्दीपक अनुबंधन और दूसरा होता है अनुक्रिया अनुबंधन। तो उद्दीपक अनुबंधन तो एस के ऊपर, यानी उद्दीपक के ऊपर, यानी उद्दीपक से अनुबंधित अनुक्रिया करेगा, भोजन से संबंधित अनुक्रिया करेगा। लेकिन अनुक्रिया अनुबंधन, यानी जो स्किनर का सिद्धांत था वो अनुक्रिया आधारित ही तो था, तो ये इसके ऊपर आधारित है स्किनर का सिद्धांत। और उसी प्रकार अनुक्रिया यहाँ पर है तो ये उत्सर्जित अनुक्रिया पर आधारित था स्किनर का सिद्धांत। तो आप लोगों को समझ में आ गया, यानी स्पष्ट उद्दीपक नहीं था ना इसके में, तो उत्सर्जित अनुक्रिया हो गई। और यहाँ पर भी वही आर वाला, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी बता दिया था कि आर यानी अनुक्रिया आधारित सिद्धांत है ये। अब देखिए, पुनर्बलन के बारे में स्किनर ने क्या बताया कि वैसे तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। पुनर्बलन के ऊपर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, अभी उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि वो पूरा एक चैप्टर होता है, अलग से निकालेंगे उसका एक वीडियो। लेकिन अभी थोड़ा सा जो समझना है वो समझ लेते हैं कि स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। कौन कौन से हैं?
सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन। अब इसको आगे थोड़ा थोड़ा इनका अर्थ लिखा हुआ है तो देख लीजिएगा साथ के साथ कि सतत पुनर्बलन क्या होता है, लगातार पुनर्बलन, सतत का मतलब लगातार पुनर्बलन मिलता रहे, ठीक है। आंशिक पुनर्बलन कि कभी कभी पुनर्बलन मिले, कभी तो मिल गया कभी नहीं दिया, ठीक है। अनुपात पुनर्बलन क्या है यहाँ पर कि कार्य के अनुपात में पुनर्बलन दिया जाए, कि जितना कार्य है उतना ही पुनर्बलन दो, ठीक है। फिर बाद में है चौथा अंतराल पुनर्बलन, ठीक है। अंतराल पुनर्बलन क्या है कि समय समय पर उसको यानी एक फिक्स समय के अंदर उसको पुनर्बलन दिया जाए, समय अनुसार पुनर्बलन। तो ये थे स्किनर के दिए हुए शिक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार के पुनर्बलन। अब देखते हैं आगे इसका और कोई क्रिया प्रसूत अनुबंधन शिक्षा में अनुप्रयोग कैसे किया गया था इसका। तो देखिए कि क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन है ये अभी सिद्धांत हमने जो पढ़ा है उसका शिक्षा में क्या अभी अनुप्रयोग चल रहा है। तो शिक्षा में एक अनुप्रयोग चला, शिक्षण विधियों के अंदर जोड़ा गया है ये अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। तो ये शिक्षण विधियों के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि यह स्किनर के द्वारा प्रकाश में लाई गई, ठीक है, प्रकाश में लाई गई। स्किनर ने इसको यानी इसका उद्भव किसने किया, स्किनर ने। अब देखिए आगे, इसमें स्वयं प्रयास से सीखने पर बल दिया जाता है, अर्थात अध्यापक के बिना सीखा जाता है, अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती सीखने में, बच्चा स्वयं खुद से सीखता है। जैसे अभी चूहा था, उसको कोई गाइडेंस थोड़ी नहीं दी, कोई उद्दीपक नहीं था उसके सामने, बस वो अपने आप अनुक्रिया करता रहा और एक टाइम अपने आप सीख गया। जैसे कोई साइकिल चलाता है तो साइकिल चलाने में अपने आप सीखता है वो, ठीक है, गिरता है फिर वापस सीख लेता है। चींटी को देखा होगा आपने, चींटी दीवार पे चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर एक लक्ष्य को अपने आप प्राप्त कर लेती है। अब वैसे ही यहाँ पर देखिए कि विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है, कि कोई भी विषय वस्तु है हमारी उसको छोटे छोटे पदों में विभक्त करके फिर सीखा जाता है। तो दोस्तों ये था अभिक्रमित अनुदेशन, जो किसके ऊपर आधारित था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित था। अब हमने जो स्किनर का सिद्धांत पढ़ा है उसके अंदर कुछ शब्दावलियाँ आती है, परीक्षा के अंदर भी पूछ ली जाती है शब्दावलियाँ, ठीक है। तो ये शब्दावली को थोड़ा समझना जरूरी होता है। कई बार क्या है कि कई किताबें प्रोफेशनल लैंग्वेज यानी पूरा डिटेल से और इन्हीं प्रोफेशनल शब्दों के ऊपर आधारित होती है, ठीक है, और इनसे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो देखिएगा श्रृंखला, सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है श्रृंखला, ठीक है। अब श्रृंखला दिख रहा है तो श्रृंखला के अंदर क्या है, इस श्रृंखला का मतलब क्या है स्किनर के सिद्धांत में, किसी अनुक्रिया को छोटे छोटे क्रमबद्ध टुकड़ों में विभाजित करके प्रस्तुत करना क्या है, श्रृंखला। तो ये था पहला श्रृंखला का, कि कोई भी अनुक्रिया है उसको छोटे छोटे क्रमबद्ध टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाए और फिर बाद में उसको प्रस्तुत किया जाए। जैसे अभी सीढ़ी चढ़ते अपन तो जरूरी थोड़ी ना हम एक बार में टेरिस पे चले जाते हैं, यानी छत पे एक बार में थोड़ी ना चले जाते हैं, धीरे धीरे पहले इस पर चढ़ेंगे फिर इस पर फिर इस पर। तो उसी प्रकार से एक श्रृंखला और क्रमबद्ध श्रृंखला होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है श्रृंखला। दूसरा है पुनर्बलन। पुनर्बलन की परिभाषा समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुनर्बलन इतनी देर से हमारे सामने आ रहा है शब्द, तो इसका जो प्रोफेशनल है, इसका परिभाषा है वो दी गई है, वो क्या है एक बार समझ लेते हैं। ऐसा उद्दीपक या प्रेरक, यानी उद्दीपक या प्रेरक तो कहलाता है ये, लेकिन कैसा, अब देखिएगा। ऐसा उद्दीपक या प्रेरक जो अनुक्रिया के दौरान या बाद में दिया जाता है, अनुक्रिया के दौरान दिया जाए या फिर बाद में दिया जाए, और अनुक्रिया की दर को घटाता या बढ़ाता है। कहने का मतलब ये अनुक्रिया की दर को या तो घटा देगा या बढ़ा देगा। भाई चूहे को भोजन प्राप्त हो रहा है तब तो अनुक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक है, वो अनुक्रिया ज़्यादा करेगा। और अनुक्रिया कम कब होगी, जब नकारात्मक पुनर्बलन दे दिया जाए। अभी मान लीजिए कि कोई बच्चा है गलत शब्दों का उपयोग कर रहा है बोलने में, ठीक है, अब गलत शब्दों का उपयोग करेगा और उसको मास्टर जी ने चांटा मार दिया, यानी पुनर्बलन दे दिया उसको वहाँ पर। अब पुनर्बलन चांटा वाला नकारात्मक पुनर्बलन था, ठीक है, तो गंदा है वगैरह ऐसे वैसे कि गलत सीख कर रहा है। तो ये चीज़ जो वहाँ पर आई उससे उसको क्या हुआ, नकारात्मक पुनर्बलन मिला, और उससे वो बच्चा उस चीज़ को छोड़ देगा कि ये गलत था, इससे मुझे सज़ा मिली। तो ये क्या है, पुनर्बलन का प्रभाव। अब देखिए आगे जो नेक्स्ट शब्दावली है वो क्या है, वंचन या बहिर्गमन। वंचन या बहिर्गमन क्या है कि वांछित अनुक्रिया होने पर पुनर्बलन को कुछ समय के लिए रोके रखना। भाई वांछित अनुक्रिया जो भी है हमारी, कि भाई जैसे यहाँ पर जो चूहा था उसकी वांछित अनुक्रिया क्या थी, भोजन प्राप्त करना, ठीक है। लीवर के ऊपर पैर रखकर उसको जब भोजन प्राप्त होगा वो वांछित अनुक्रिया होगी उसकी, उसको यानी पुनर्बलन उस वक्त ना दे, कहने का मतलब रोक दे, भोजन को वहीं रोक दे जब वह अनुक्रिया कर चुका और वांछित अनुक्रिया भी कर ली उसने कि लीवर के ऊपर पैर रख दिया, लेकिन वहाँ पर भोजन को रोक लिया जाए, पुनर्बलन को कुछ समय के लिए रोके रखना। तो ये क्या है, वंचन या बहिर्गमन कहलाता है। वंचन बोलते हैं ना, वंचित हो गया, वंचित होना का मतलब कि वह उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये क्या है, वंचन या बहिर्गमन। अब है अगला जो हमारा शब्द है आकृतिकरण, शेपिंग। आकृतिकरण क्या होता है यहाँ पर कि वांछित अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन देना, यानी कि अगर बिल्कुल सही अनुक्रिया करेगा कोई भी
तब उसको पुनर्वलन देना, तब क्या होगा, आकृतिकरण या शेपिंग वहाँ पे कहलाएगी कि फिक्स अनुक्रिया होनी ही चाहिए, कोई दूसरी अनुक्रिया नहीं। लीवर के ऊपर पैर लगा चुएगा तभी उसको पुनर्वलन मिले तो आकृतिकरण कहलाएगा। सन्निकट, ठीक है, सन्निकट क्या है यहाँ पर कि अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए आंशिक पुनर्वलन का प्रयोग। आंशिक पुनर्वलन का मतलब हो गया यहाँ पर कि पुनर्वलन पूरा ना दिया जाए, आंशिक का मतलब थोड़ा सा पुनर्वलन दिया जाए जिससे उसको अपेक्षित परिवर्तन मिल जाए। कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, कि क्लास के अंदर पढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, फिर वो उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा और चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आंशिक पुनर्वलन क्या करेगा टीचर कि उसको या तो कोई छोटा सा पुनर्वलन का मतलब हो गया शाबाशी दे दे, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। तो ये क्या है, सन्निकट। तो दोस्तों ये शब्दावली मैंने अभी आपको पढ़ा दी है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, ठीक है, कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। दूसरी बात है इसकी विशेषताएं भी साथ में ही इसके अंदर, ठीक है। तो देखते जाइए क्या क्या है कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की शब्दावली इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। कहने का मतलब इनके जो शब्दार्थ और शब्द जो अपन पढ़ते हैं वो इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हमें पता नहीं होता लेकिन हम उनको सीख जाते हैं, ठीक है। हमारे सामने उद्दीपक नहीं है, हम उसको सीख जाएंगे अनुक्रिया कर करके, बार बार में बोल कर उनको सीख जाएंगे। तो ये क्या है, संस्कृत, हिंदी, और ये वर्तनी शुद्धि के अंदर काम आता है, ये भी ध्यान रखें। वर्तनी जो शुद्ध करते हैं हम, ठीक है, शब्द शुद्धि, वर्तनी शुद्धि वर्तनी के अंदर काम आता है। फिर है दूसरा, शब्द भंडार बढ़ाने में सहायक। शब्द भंडार बढ़ाने में सहायक, ठीक है, वही शब्दों से संबंधित है कि शब्दावली, शब्द जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी अनुक्रिया करेंगे, उतना ही हम शब्द भंडार बढ़ाने में सहायक होंगे। अब आगे देखिए, तीसरा है, यह सिद्धांत बालक के व्यवहार में परिमार्जन एवं शुद्धिकरण लाने में उपयोगी है। भाई परिमार्जन या शुद्धिकरण कैसे होगा कि आप मान लीजिए कि वहाँ पर चूहा बार बार में अपना जो अनुक्रिया है करता जा रहा था, वैसे कोई बालक अनुक्रिया करता जा रहा है लेकिन उसका जो अपेक्षित परिवर्तन है या फिर उसको जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा बार बार में करने पर, यानी बहुत कम समय लेगा, तो उसका भी परिमार्जन है, ठीक है, या फिर शुद्धिकरण, वही तो हो रहा है, ठीक है। यही तो मैंने इतनी देर समझाया था आपको कि परिमार्जन और शुद्धिकरण क्या है, कि समय कम लगेगा उसको उसका लक्ष्य प्राप्त करने में, उसकी गलतियाँ उसको पता चल जाएगी। अब देखिए चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुरस्कार एवं दंड इसी सिद्धांत की देन है। जो भी पुरस्कार और दंड आज दिए जाते हैं वो सब इसी सिद्धांत की देन है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए आगे पांचवा, पुनर्वलन चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो तुरंत दे देना चाहिए क्योंकि देरी करने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। कि भाई पुनर्वलन कोई सा भी हो, सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, तुरंत दे दो, स्किनर कहते हैं ये बात, ठीक है, क्योंकि देरी करने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। कि अगर मान लीजिए यहाँ पर चूहा था, अब चूहे ने बार बार अनुक्रियाएं की, उसको पुनर्वलन दिया ही नहीं जाता, ठीक है, तो वो अनुक्रिया का प्रभाव जो उसका पुनर्वलन अगर बाद में मिलता उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, ठीक है, यानी अनुक्रिया का कोई उसको परिणाम नहीं मिलता, कहने का मतलब, ठीक है। अब देखिए आगे, यह सिद्धांत निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण हम इसको जो डिटेल में पूरा उसको हम बाद में पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा कि दोनों के अंदर बहुत फर्क है, दिन रात का अंतर है। कि निदान का मतलब होता है कि समस्या को पहचानना, ठीक है, हमें समस्या क्या है, हमारा रोग का क्या किया जाता है, निदान किया जाता है, पहले तो पहचाना जाता है फिर उसका उपचार किया जाता है। तो इतनी बात ध्यान रखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है कि ये तो क्या है और माइनर अंतर है ये छोटा सा, ठीक है, कि निदान का मतलब होता है कि रोग को पहचानना, समस्या को पहचानना, और समस्या का पहचान करके उसका हल निकालना या समस्या का समाधान करना उपचार कहलाता है, ठीक है। ये था, यह सिद्धांत निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ठीक है। फिर है इसके अंदर सातवां, इस सिद्धांत के अनुसार पहले शिक्षण होगा, इसके उपरांत ही अधिगम की प्राप्ति होगी। इस सिद्धांत के अनुसार पहले तो शिक्षण होगा, हमने भी देखा अभी अनुक्रिया पहले हो रही है और इसके बाद में अधिगम की प्राप्ति हो रही है। तो वही बात है कि पहले तो पूरा शिक्षण हो जाएगा, उसके बाद में अधिगम की प्राप्ति होगी। फिर है आठवां, कि इसके अंदर सबसे लास्ट में तो ये उदाहरण तो याद रखें जिससे आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा कि टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, टाइपिंग आदि सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है। कि टाइपिंग कोई भी अभी सीखता है तो उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, शुरुआत में बस बटन पहचानना ही तो सिखाता है कोई भी, कंप्यूटर वाला भी, ठीक है, कि भाई कै इससे आएगा, खे इससे आएगा, हिंदी वाली टाइपिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर फिर अपने आप बच्चा सीख जाता है लिखना, ठीक है, अपने आप लाइनें लिखना सीख जाता है, फिर पैराग्राफ लिखना सीख जाएगा, एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है पूरा, ठीक है।
टीवी के रेडियो के अंदर टीवी के अंदर इनमें क्या होता है कि टीवी चलाना हमें कोई सिखाता थोड़ी ना, कोई कोर्स थोड़ी ना करते हैं हम। ये क्या करते हैं, हम अपने आप सीख जाते हैं अनुक्रिया कर करके। ठीक है, कंप्यूटर में वही है। तो ये थे इस सिद्धांत के उदाहरण। तो दोस्तों ये था स्किनर का सिद्धांत, जो मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट मैंने लिया है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ नया मिले तो उनको इन नोट्स में ज़रूर ऐड कीजिएगा। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी समस्या है उसका समाधान ज़रूर किया जाएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके दोस्तों को भी इसी प्रकार इसको जो वीडियो को है वो शेयर करें। और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।